तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर के एक बहुत ही मशहूर किताब पे, एटॉमिक हैबिट्स। जी। और इसका जो जो मूल विचार है वो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। बहुत सीधा, हाँ, कि कोई एक बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतें, बिल्कुल, बस 1% सुधार। बस 1%। लेकिन ये जितना सरल लगता है ना उतना ही गहरा है। सही। और ज्यादातर लोग इसी सादगी में शायद धोखा खा जाते हैं। किताब का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो यही है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। 37 गुना, ये तो मतलब कंपाउंडिंग का जादू है। बिल्कुल। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर दिन 1% खराब होने पर आपकी जो प्रगति है वो लगभग 0 हो जाती है। तो आज की ये चर्चा शायद उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो इस गणित को समझना चाहते हैं। हाँ। और छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले बदलावों से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। ये कंपाउंडिंग वाली बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम हमेशा बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं। फौरन। हाँ, फौरन। हम जिम जाना शुरू करते हैं और 10 दिन में कोई फर्क नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं। सही बात है। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो इस धीमी प्रक्रिया के असर को समझाता है। हाँ, वो प्लेन वाला है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर टेक ऑफ के ठीक बाद पायलट प्लेन की दिशा सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दे, बस 3.5 डिग्री, जो किसी को महसूस भी नहीं होगा। किसी को नहीं, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि प्लेन न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। कमाल है। शुरुआत में एक मामूली सा बदलाव आपकी मंजिल को पूरी तरह बदल देता है। और हमारी आदतें वो बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। एक छोटा सा रोज का चुनाव, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना। हाँ, या रात को 15 मिनट फोन चलाने की जगह किताब पढ़ना। ये शुरुआत में एकदम बेकार लगता है। और यही वो जगह है जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रगति सीधी रेखा में होगी, लेकिन असल में वो एक घुमावदार रेखा की तरह होती है। शुरुआत में कुछ दिखता ही नहीं है। कुछ नहीं, हफ्तों महीनों तक नतीजे अदृश्य रहते हैं। और यही वो दौर है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। सही बात है। क्योंकि वो उस अदृश्य प्रगति को महसूस नहीं कर पाते जो सतह के नीचे हो रही होती है। तो आदतें एक तरह से हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड है। बिल्कुल, जो ऊर्जा बचाने के लिए बना है। लेकिन अगर ये ऑटो पायलट गलत दिशा में सेट हो गया तो ये हमें हमारी मंजिल से बहुत दूर ले जा सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस ऑटो पायलट को सही दिशा में सेट कैसे किया जाए? अच्छी आदतें बनाने का कोई भरोसेमंद तरीका है? हाँ है। और किताब में रवि नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों की कहानी जैसी है। अच्छा, क्या थी उसकी कहानी? खान पान खराब, सेहत बिगड़ रही थी। तो उसने फैसला किया कि कुछ छोटी आदतें शुरू करेगा। सुबह जल्दी उठना, रोज व्यायाम करना और हर दिन एक अध्याय पढ़ना। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर किया कैसे? वापस सो गया। बिल्कुल। लेकिन वो लगा रहा और कुछ महीनों बाद उसकी ऊर्जा, काम पर उसका फोकस, उसकी सेहत, सब कुछ बदल चुका था। ये बदलाव हुआ कैसे? सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर तो ये बहुत मुश्किल है। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है, कोई सिस्टम? बिल्कुल है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। जेम्स क्लियर सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना ये भी बताते हैं। हाँ, वो एक पूरा ढांचा देते हैं। असल में हर आदत एक 4 स्टेप के लूप पर काम करती है। 4 स्टेप्स? हाँ, पहला है क्यू यानी इशारा, दूसरा क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा, तीसरा रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, और चौथा रिवॉर्ड यानी इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। और क्लियर के जो 4 नियम है वो इन्हीं 4 स्टेप्स को कंट्रोल करने का तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। ये सीधे आपके क्यू यानी इशारे पर काम करता है। अगर आप कोई आदत डालना चाहते हैं तो उसका इशारा आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। जैसे अगर सुबह उठकर दौड़ने जाना है तो रात में ही अपने दौड़ने वाले जूते और कपड़े बिस्तर के पास रख दें। ये एक विजुअल क्यू है जो सुबह उठते ही आपको आपके इरादे की याद दिलाएगा। अपने माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से डिजाइन करना इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा असरदार है। लेकिन फिर भी मन में आता है कि आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे। उस इच्छा की कमी का क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर दूसरा नियम काम आता है। इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ,
ये आपके क्रेविंग यानी इच्छा को बढ़ाने के लिए है। आपको अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना होगा जो आपको पहले से ही पसंद है। अच्छा। किताब में इसके लिए एक शब्द है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपनी पसंद की किसी चीज को अपनी आदत के साथ बांध देना। इसका कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए किसी को एक्सरसाइज करना उबाऊ लगता है, लेकिन अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो नियम बनाइए कि वो पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब वर्कआउट कर रहे होंगे। धीरे धीरे दिमाग एक्सरसाइज को उस पॉडकास्ट से मिलने वाली खुशी के साथ जोड़ने लगेगा। वाह, मतलब जो काम पहले मुश्किल लगता था अब आकर्षक लगने लगेगा। बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है। मुश्किल कामों को मजेदार बनाना समझ आता है, लेकिन कई बार सबसे बड़ी रुकावट तो बस शुरुआत करना ही होता है, वो पहला कदम उठाना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, आलस। हाँ। और इसी के लिए तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। आसान बनाएं। हाँ। नियम ये है कि किसी भी आदत को इतना आसान बना दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। यहाँ 2 मिनट का नियम कमाल का काम करता है। सिर्फ 2 मिनट? ये सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन कैसे सच में कोई फर्क पड़ेगा? मतलब 2 मिनट किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी तो नहीं बन जाएगा? नहीं, इसका मकसद ज्ञानी बनना है ही नहीं। तो फिर? इसका मकसद है शुरुआत करने की कला में माहिर बनना। 2 मिनट किताब पढ़ने का लक्ष्य ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि रोज किताब खोलने की आदत डालना है। हाँ, 2 मिनट पुशअप्स करने का लक्ष्य बॉडी बनाना नहीं, बल्कि रोज जमीन पर उतरने की आदत डालना है। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो गति अपने आप बन जाती है। मतलब प्रेरणा से काम नहीं होता, काम करने से प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। 2 मिनट का नियम आपको बस काम शुरू करवाता है। ये बहुत गहरी बात है। लक्ष्य है आदत को स्थापित करना, न कि पहली बार में ही पहाड़ तोड़ देना। ठीक है, तो हमने आदत को स्पष्ट बनाया, आकर्षक बनाया और शुरू करना आसान कर दिया, लेकिन इसे लंबे समय तक जारी कैसे रखा जाए? उसके लिए है चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। संतोषजनक? जी, ये रिवॉर्ड यानी इनाम वाले लूप को पूरा करता है। हमारा दिमाग तत्काल इनाम के लिए बना है। जब हम कोई काम पूरा करते हैं और हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो कहता है ये अच्छा था, इसे दोबारा करो। और बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है, इसीलिए वो इतनी आसानी से लग जाती हैं। अच्छी आदतों का इनाम, जैसे अच्छी सेहत, मिलने में महीनों लगते हैं। तो हम अच्छी आदतों के लिए तत्काल इनाम कैसे बना सकते हैं? सबसे आसान तरीका है आदत को ट्रैक करना। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें। बस एक क्रॉस? हाँ, ये छोटा सा काम क्रॉस लगाने का आपको तुरंत संतुष्टि देता है। आप अपनी प्रगति को देख सकते हैं। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि आपने कुछ हासिल किया है। और ये न्यूरोलॉजिकल लूप को पूरा करता है। बिल्कुल, और आदत को मजबूत बनाता है। तो ये पूरा सिस्टम स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक या अच्छी आदतें बनाने के लिए है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बुरी आदतों से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में भी गुजरता है। हाँ। क्या ये ढांचा उसमें भी हमारी मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। किताब में राज नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है। वो सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करता था। उसने इन्हीं 4 नियमों को पलटकर अपनी इस आदत पर काबू पाया। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको बस इन्हीं नियमों का उल्टा करना है। अच्छा, तो पहला नियम इसे स्पष्ट बनाएं का उल्टा होगा इसे अदृश्य बनाएं। बिल्कुल, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। जो चीज आपकी बुरी आदत को शुरू करती है उसे अपनी नजरों और पहुंच से दूर कर दें। जैसे राज ने अपने फोन से सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए। हाँ, या अगर जंक फूड खाने की आदत है तो घर में उसे रखना ही बंद कर दें। अगर माहौल में इशारा ही नहीं होगा तो आदत शुरू होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा नियम था इसे आकर्षक बनाएं, तो इसका उल्टा होगा इसे अप्रिय बनाएं। सही। बुरी आदत से जुड़े फायदों की जगह उसके नुकसान पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब सिगरेट पीने से मिलने वाले 5 मिनट के आराम के बारे में सोचने की बजाय ये सोचें कि आपके फेफड़ों को कैसे तबाह कर रही है, आपके परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा। आदत के पीछे की सच्चाई को बार बार याद दिलाकर आप उसे मानसिक रूप से अनाकर्षक बना देते हैं। लेकिन क्या ये तरीका प्रैक्टिकल है? मान लीजिए किसी को मीठा खाने की आदत है, तो क्या हर बार चॉकलेट खाते हुए उसके नुकसान के बारे में सोचना मतलब मूड ही खराब हो जाएगा? देखिए, ये नकारात्मकता के बारे में नहीं है, ये वास्तविकता के बारे में है। अच्छा।
मकसद मूड खराब करना नहीं, बल्कि आपके दिमाग में उस चीज से जुड़ी एसोसिएशन को बदलना है। आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे हैं कि इस आदत का तात्कालिक सुख उसके दीर्घकालिक दर्द से कहीं ज्यादा छोटा है। समझ गया, एक तरह की मानसिक रीफ्रेमिंग है। बिल्कुल। तीसरा नियम था इसे आसान बनाएं, तो इसका उल्टा होगा इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट। हाँ, अपनी बुरी आदत और आपकी बीच में ज्यादा से ज्यादा रुकावटें खड़ी करें। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट से बैटरी निकालकर किसी दूसरे कमरे में रख दें। अगली बार टीवी चलाने से पहले आपको बैटरी ढूंढ कर लानी पड़ेगी। ये छोटी सी रुकावट भी कई बार काफी होती है। बहुत काफी होती है। और आखिरी, इसे संतोषजनक बनाएं का उल्टा इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसके लिए आप एक जवाबदेही पार्टनर बना सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जी, अपने किसी दोस्त को बताएं कि आप एक आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक शर्त रखें कि अगर आप दोबारा वो काम करते पकड़े गए तो आपको कोई सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे उस दोस्त को 100 रुपए देने होंगे। हाँ, सामाजिक शर्म और पैसे खोने का डर दोनों ही बहुत शक्तिशाली असंतोष पैदा करते हैं। इन नियमों को समझने के बाद मुझे लगता है कि ये चर्चा अब और गहरी हो रही है। हाँ, ये सिर्फ व्यवहार बदलने की तकनीकें नहीं है। नहीं है। किताब में एक बिंदु आता है जहां बात आदतों से हटकर हमारी पहचान पर चली जाती है। हाँ, ये बात मुझे बहुत बहुत गहरी लगी। हाँ, मतलब हम जो करते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम खुद को क्या मानते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एटॉमिक हैबिट्स का सबसे शक्तिशाली विचार है। क्या है वो? पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज्यादातर लोग जब कुछ बदलना चाहते हैं तो वे परिणाम पर ध्यान देते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है। कुछ लोग प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, मैं हफ्ते में 3 दिन जिम जाऊंगा। लेकिन सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं एक स्वस्थ और फिट इंसान हूँ। बिल्कुल। किताब में अनिल की कहानी है जो धूम्रपान छोड़ना चाहता था। वो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, अनिल ने कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। जब भी कोई उसे सिगरेट ऑफर करता तो वो ये कहने के बजाय कि नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहता नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये छोटा सा बदलाव, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ से मैं स्मोकर नहीं हूँ तक का, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं है। ये तो अपनी कहानी को ही बदल देना है। पहले वाक्य में आप अब भी खुद को एक स्मोकर मान रहे हैं जो एक काम करने की कोशिश कर रहा है। सही। दूसरे वाक्य में आपने अपनी पहचान ही बदल दी। बिल्कुल। और जब आपकी कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे निभाने के लिए आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ता। वो स्वाभाविक हो जाता है। हाँ, आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। एक पाठक किताबें पढ़ता है, एक धावक दौड़ता है। जेम्स क्लियर इसे एक वोटिंग सिस्टम कहते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है। उनका कहना है कि आपका हर काम इस बात के लिए एक वोट है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। अच्छा। हर बार जब आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए वोट करते हैं। हर बार जब आप 10 मिनट के लिए भी लिखने बैठते हैं तो आप एक लेखक होने के लिए वोट करते हैं। जी, शुरुआत में ये वोट छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जमा होकर आपकी नई पहचान का सबूत बन जाते हैं। और ये बात मुझे किताब के एक और अहम विचार से जोड़ती है। कौन सा? लक्ष्य पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना। हम सब नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन फरवरी आते आते सब हवा हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। शायद समस्या लक्ष्य में नहीं, हमारे तरीके में है। सही कहा। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, पर प्रगति सिस्टम से होती है। विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, लक्ष्य उन्हें अलग नहीं करता। उनका रोज का ट्रेनिंग सिस्टम उन्हें अलग करता है। बिल्कुल। एक क्रिकेटर का ध्यान सिर्फ शतक बनाने पर नहीं, बल्कि अपनी रोज की नेट प्रैक्टिस, अपनी डाइट, अपनी तकनीक को सुधारने पर होता है। शतक तो उस बेहतरीन सिस्टम का एक नतीजा मात्र है। तो अगर किसी का लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है तो उसे हर दिन वजन नापने की मशीन पर चढ़ने की बजाय एक अच्छे डाइट और एक्सरसाइज के सिस्टम को बनाने और उसे निभाने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लक्ष्य आधारित सोच में एक और समस्या है। आप खुद से कहते हैं जब मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा। मतलब खुशी को भविष्य के लिए टालना। हाँ, लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप प्रक्रिया से प्यार करना सीखते हैं। आप हर दिन सिस्टम को निभाने में सफलता और संतुष्टि महसूस करते हैं। लक्ष्य आपको एक बार जिताते हैं,
लेकिन सिस्टम आपको बार बार जिताता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार ये है कि बड़े बदलावों का इंतजार करने के बजाय हमें 1% के छोटे, लगभग अदृश्य सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। और यही छोटे सुधार समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे देते हैं। और इन सुधारों को लागू करने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल ढांचा भी है। हाँ, अच्छी आदतों के लिए उसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं, और बुरी आदतों के लिए इन्हीं नियमों को उलट दे। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि ये आदतें सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं बदलती, ये धीरे धीरे हमारी पहचान को आकार देती हैं। हम जो बार बार करते हैं वही बन जाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, ये कुछ बनने के बारे में है। इससे सुनने वालों के लिए एक विचार छूट जाते हैं। जरूर। एक पल के लिए सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं। एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति, एक अनुशासित विद्यार्थी या एक रचनात्मक कलाकार। अब सोचें कि वो सबसे छोटा 2 मिनट का कौन सा काम है जो आप आज कर सकते हैं, जो उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट की तरह होगा। बिल्कुल, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है।